आप देख रहे हैं टी भारत खबर। कृपया आप पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल की वेबसाइट www.tbharatkhabar.com पर लॉगिन करें। युद्धों में कभी हम हारे नहीं, हम डरते हैं छलछंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। बीजेपी के कभी फायर ब्रांड नेता रहे ब्रजेश सौरभ ने अचानक ही बीजेपी छोड़ दी और समाजवाद का रास्ता अपना लिया। हमने जब इनसे कारण पूछा तो इन्होंने जिला संगठन और बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं हमारे एक खास मुलाकात में। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। परिणाम बदलने वाला है और बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। प्रोग्राम में आज हम मुलाकात करेंगे बीजेपी के कभी फायर ब्रांड नेता रहे ब्रजेश सौरभ से। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में ब्रजेश सौरभ जी अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इनका अगला कदम जनपद में कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे ब्रजेश सौरभ आज हमारे साथ मौजूद है। चलिए बात करते हैं उनसे कुछ खास बात। मजबूरी रही कि आपको चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना पड़ा। आपने जो प्रश्न किया है उसमें अब तो गुजरे जमाने की बात आ गई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। जो बात विगत हो गई उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां पर जिस ठोर पर सम्मान न हो, अपनी आत्मसत्ता गिरवी सी लगती हो, जहां पर छल छद्म और झूठ का बहुत बड़ा संजाल हो, जहां कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सिर्फ बदनाम करने और उसके बारे में गलत छवि प्रस्तुत करने का काम करता हो, ऐसे दल में रहना हमारे लिए संभव नहीं था। मोदी जी के आप कट्टर समर्थक माने जाते थे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई? किसी भी संगठन में आप जब होते हैं तो वो संगठन के जो नेता होते हैं, जो अगुवा होते हैं, उनके प्रति आपको सम्मान का भाव रखना पड़ता है। आज अगर मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है तो हमारे अगुवा, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आज वो भाव जिसके लिए हम कभी कल्पना करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर के हमारा नेतृत्व हमें सम्मानपूर्वक अपने साथ बैठाएगा और कभी हमारे मन के भाव, मन की बात सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ वो लोग अपने मन की बात सुनाते थे, लेकिन जन के मन की बात कभी नहीं सुनते थे। मैं यहाँ प्रतापगढ़ में पिछले 10 वर्षों से लगातार धैर्यपूर्वक पार्टी की बड़ी रैलियों से लेकर के एक रैलियाँ, जिसमें प्रतापगढ़ की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर मैंने 500, 600, 4 की रैलियाँ अटेंड की, चाहे काशी की हो, चाहे प्रयागराज की हो, चाहे सुल्तानपुर की हो। कहीं पर भी अगर इतना व्यय कराने के भाड़ा का भाव, नफरत का भाव और फरेब का भाव रखते थे, तो ऐसे विश्वासघाती लोगों के साथ न रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ये सोच करके मैंने निर्णय लिया कि उस जगह पर, उस घर में, उस पेड़ के नीचे चलेंगे जहां पर छांव भी मिले और सम्मान भी मिले। अमित शाह जी का एक हाल में ही बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में चाहे लड़कियां हो या औरत रात में 12 बजे निकल सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपराध को देखते हुए क्या ये संभव है? अब अमित शाह जी भारत सरकार के जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उस सरकार के डबल इंजन के एक पहिए हैं। उनको दिखता होगा दिल्ली में बैठ करके सब कुछ उनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिखता होगा, लेकिन सच्चाई विपरीत है, बहुत उल्टी है। जिस कदर पूरा समाज बिखरा हुआ है, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी का आलम हो, चाहे किसान हो, कोई भी वर्ग, शिक्षक वर्ग हो, तदर्थ शिक्षकों का मामला, आप कर्मचारियों का मामला, उत्पादकता और नए फैक्ट्री और कारखाने और व्यापारियों की ये स्थिति, कोई भी ऐसा
वर्ग नहीं है जो अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करते। बस ऐसे समझिए कि सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और डबल इंजन की सरकार में समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दिल्ली में बैठा, दिल्ली से बड़ा इंजन और लखनऊ से छोटा इंजन, दोनों इंजन आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बोगियों को टकराते सुना था लेकिन इंजन को टकराते कभी मैंने नहीं सुना था। आज जिस तरीके से किसान त्राही त्राही कर रहा है, अपनी खेती की संभाल नहीं कर पा रहा है, जानवर उसकी खेती, आप कहीं निकल जाइए, किसी सड़क पर निकल जाइए, सैकड़ों जानवर रात में आपको भटकते मिलेंगे। खेतों की रखवाली करने वाले लोग अकाल मौत के शिकार होते हैं, कभी करंट का शिकार हो जाते हैं, कभी जानवर के हमले का शिकार हो जाते हैं। किसान खेती करने के अलावा चैन की नींद सो नहीं सकता। खाद जब देने की बात आई तो पूरे प्रतापगढ़ में आप अखबारों की सुर्खियों में आप देखिए कैसे यहाँ पर सारी खाद गोदाम से गायब हो गई। यहाँ के बेईमान अधिकारियों ने उसकी बिक्री कर ली और किसानों को 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा कीमत देकर के वही खाद जो सरकारी खाद मिलनी थी उसको वो व्यापारी की दुकानों से 3 गुनी कीमत पर लेना पड़ा। आखिर किसानों की हमदर्द कहने वाली ये सरकार यही एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर वो पहले हित में लाए गए थे तो आपने बाद में क्यों कहा कि उनके किसानों के हित में हम वापस लिए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं लोचा है। किसानों के साथ विश्वासघात करने का एक बड़ा लंबा सिलसिला चल रहा है। आप कोई भी ऐसा पक्ष देख लीजिए, कौन चीज सरकारी संस्थान, सरकारी जितने उपक्रम है बिकने की कगार पर नहीं है। अब तो डर ये लगने लगा है कि हवाई जहाज और हवाई अड्डे अडानी और अंबानी नाम से होते ही जा रहे हैं। रेलवे भी सब अडानी के नाम से होती जा रही है। जितने भी तेल की कंपनियां हैं ये भी सब अडानी और अंबानी के नाम हो जाएंगे। बचेगा क्या देश में? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनेलाल पटेल जो कि मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था और सोनेलाल पटेल के नाम का विरोध किया था आपने, तो क्या पार्टी छोड़ने का ये भी एक कारण हो सकता है आपका? सोनेलाल पटेल जी या सोनेलाल पटेल के परिवार से मेरी कोई रंजिश नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं है। लेकिन प्रतापगढ़ में पैदा होने, प्रतापगढ़ में जन्म लेने, कर्मभूमि होने के नाते, माता पिता की हमारी जन्मभूमि होने के नाते पुरखे हमारे यहाँ पर रहे। आखिर जिस प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अच्छे धर्म के वेत्ता, अच्छे परिवार जिनका योगदान हो यहाँ पर, उनके नाम पर अगर कोई नामकरण हो तो अच्छा लगता है। और मैं कह रहा हूं अगर प्रतापगढ़ की हस्तियों के नाम पर कोई नामकरण ना करते तब भी चलता है। अगर वोट ही लेने की बात करनी थी, आपको किसी एक वर्ग को प्रसन्न करना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा नाम बैकवर्ड में और कुर्मी बिरादरी में कौन हो सकता है जिसमें उनके नाम पर किया जाता। पूरा प्रतापगढ़ अपने को सम्मानित महसूस करता है। लेकिन जिन सोनेलाल पटेल जी का प्रतापगढ़ की धरती से कुछ भी सरोकार नहीं, ना यहाँ पर पैदा हुए, ना यहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे, ना ही यहाँ पर कभी जनता के लिए दुख दर्द की राजनीति करने के लिए, सिर्फ प्रतापगढ़ की जनता का अपमान करने के लिए दिल्ली में बैठ करके कुछ एक नेतागढ़ ये कुचक रच रहे थे। तो हमने यही कहा था कि ये स्वीकार नहीं है। प्रतापगढ़ की धरती पर प्रतापगढ़ के अगर बड़ी हस्तियों का नाम लिया जाएगा तो राजा रामपाल सिंह से लेकर बाबा झिमुरी, बाबा रामचंद्र दास, जहां पर आजादी के किसानों का पहला आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पर अंग्रेजों ने किसानों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया था, पेड़ों पर फांसी दे दी थी। उस प्रतापगढ़ की धरती पर सुमित्रा नंदन पंत से लेकर के राजा रामपाल सिंह, यहीं पर पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी हुए, यहीं पर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हुए, इसी धरती पर पैदा हुए। और कृपालू जी महाराज जिन्होंने हमारे प्रतापगढ़ जनपद की पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई, ऐसी महान शक्तियों के बावजूद मैंने यहां तक कहा था कि भाई अगर हमारे जनप्रतिनिधि जो आज की तारीख में सरकार में सत्ता के एक भाग हैं, आप उनके नाम पर कर दीजिए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से एक किसी महिला के
को प्रसन्न करने के लिए, पूरी तरीके से उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया, वो मुझे स्वीकार नहीं था, मैंने इसका विरोध किया था। पर सवर्णों को ही ताक पर रख दिया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में अगर दोषी है तो स्वयं वो वर्ग हैं जिनके बारे में अभी आपने चर्चा की, क्योंकि ये मतदान के समय बहुत ही आराम पसंद तबके के तौर पर अपने को स्थापित करके एक छवि बनाए हैं, और जिन वर्गों के मतों के पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, उनमें सबका एक ही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक मत पाएं और हमारी सरकार बने, हमारे विधायक। भारतीय जनता पार्टी अपने उस मूल कैडर को, मूल उस आधार को पूरी तरीके से भूल चुकी है कि जिनके खून पसीने से ये पार्टी सींची गई और इसकी नींव रखी गई थी। सबसे ज्यादा अपमानित, प्रताड़ित, उपेक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस वक्त। अखिलेश यादव से जब आप पहली बार मिले तो आपको कैसा लगा? सच बताऊं, मेरे जीवन का ऐसा सुखद अनुभव मैं भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पिछले 35 से 38 वर्षों के अपनापन, इतना स्नेह और इतना सम्मान मैंने जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ सालों साल, 10 साल मिलते हुए हो गए, लेकिन कभी भी ऐसा अपनापन नहीं देखा था। और मैं तो उनको बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि जो सहजता, जो सुगमता और जो अपनापन, जो स्नेह व्यक्त करते हैं और जो उनके अंदर साफ गोई है, निश्चलता है, अगर यही चीजें, यही तत्व उनके अंदर और पूरी तरीके से उभर के आए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यही अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से चल करके दिल्ली में केंद्र की सरकार में ये प्रधानमंत्री तक के लिए भी सबसे उपयुक्त और नौजवान चेहरे के तौर पर देखे जाएंगे। और भारत को बहुत ही भारत की जनता बहुत उम्मीद करती है कि ऐसा लिखा हो, शिक्षित हो, टेक्नोलॉजी को जानता हो, विकास को जानता हो, सिर्फ जुमलेबाजी करने वाले लोगों के भेद को बताने वाला हो, ऐसा चेहरा अगर आएगा तो निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से देश की जनता का भरोसा उठ जाएगा तो अगले भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जी ही एक विकल्प दिखते हैं पूरे भारत में। अगला सवाल आपसे यह है कि जिस अखिलेश यादव के लैपटॉप का विरोध पूरी भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज हर घर में हर नमक के पैकेट पे मोदी और योगी की फोटो लग रही है, तो क्या आप इसे राजनीति से जोड़ के देखते हैं? में जमीन आसमान का अंतर रहता है और बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी। सब तो सही तो ये है कि ये बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, ये लोग नकलची बंदर हैं। जो योजनाएं अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में बना करके गए थे, जिनका शिलान्यास किया था, उनका सिर्फ फीता काटने का काम बाबा ने किया है। इसके अलावा बाबा जी ने कोई काम नहीं किया। और जिन चीजों का विरोध करते थे कि ये स्कूल के बस्तों में, बैग में, बुक्स पर, वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की फोटो छापी गई, फला की गई, वही काम ये लोग कर रहे हैं। और इसी को अपने यहाँ एक कहावत में कहते थूक कर चाटना। जिस लैपटॉप का विरोध करते थे, आज बाबा स्वयं इस बात का जवाब दे दें कि आखिर अखिलेश यादव जी की योजनाओं को कॉपी करते समय भी आपको, आपकी आंखों में जरा सा भी शर्म नहीं आई कि आप उस व्यक्ति का जिसका विरोध कर रहे हैं, उसी नकलची वाली कहावत तो याद रखनी चाहिए थी। आप, सही बात है कि आपने वो भी सुना होगा कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए, और आपको उस तरह मिल ही गया तो निश्चित तौर पर है, जब बंदर के हाथ में उस तरह मिलेगा तो वो अपने को ही घायल करेगा। और बाबा उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा एक बंदर करता है। ये जो कॉपी कर रहे हैं, कभी लैपटॉप बांटने की, कभी कुछ बांटने के लिए, हम तो कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ा दुखद पक्ष है कि भारतीय जनता, कुछ तो जवाब आपको मिला होगा सदर या पट्टी या अन्य विधानसभा से भी। अपने
समर्थकों को या जनता को कुछ बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में या आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सा क्षेत्र से आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि हम अपने नेतृत्व के निर्णय पर जाएंगे। उनका जहां से भी जैसा भी निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करना है। इनके वेब पोर्टल को अधिक से अधिक दर्शकों की संख्या मिले और लोकप्रियता हासिल हो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। Please log on www.tbharatkhbar.com